हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी नई क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो क्लास, जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास 8 का ये हमारा पहला दिन है, तो आज हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास चैप्टर है, जो भी हमारे पास सिलेबस आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हमारे पास आते हैं, किस प्रकार से हम उन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, कौन से चैप्टर हमारे लिए उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उससे पहले हम एक जनरल टॉक कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर टास्क आता है, कोई भी हमें कार्य मिलता है, जैसे कि आपको एक निश्चित अवधि दे दी जाती है कि आपको इस टाइम पीरियड में कोई एक कार्य पूरा करना है, तो हम क्या करते हैं कि उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आपको अगर कहा जाए कि आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है 2 दिन में, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक दिन को डिवाइड कर देंगे। एक दिन में हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, दूसरे दिन में हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें जो गिवन टाइम है, जो हमें टाइम दिया गया है, उस टाइम में हम अपना जो पूरा कार्य है वो कर लें। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास है उसका आज पहला दिन है, तो ये हमें जानना जरूरी है कि जो क्लास 8 है ये भी हमारे लिए टास्क है, और हमारे लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का टाइम पीरियड है। इसमें इस क्लास में हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस में आपके पास बहुत सारे चैप्टर आते हैं। तो इन चैप्टर्स को हम इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। जितने भी चैप्टर हमारे पास हैं हम एक एक करके उन्हें स्टडी करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपको पढ़ना है, जो होमवर्क में दिया जाता है वो आपको होमवर्क करना है, जिससे कि एक साथ आपको बर्डन ना फील हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल चीज़ों को, जैसे कि हम जानेंगे सबसे पहले साइंस के बारे में। तो जैसे कि आपके पीछे स्क्रीन पे लिखा है बायोलॉजी, तो हम बात कर रहे हैं साइंस की और हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो आज हम जानेंगे साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, और आगे हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारे पास आता है, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे विज्ञान क्या है, तो आप अगर परिभाषा देंगे तो आप कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का निश्चित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। यही एक डेफिनेशन होती है। यानी साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी चीज है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज है, हम उसका एक व्यवस्थित तरीके से जब उसकी स्टडी करते हैं और क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस वाइज होता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, अगर हम किसी मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस मनुष्य का उद्भव किस प्रकार हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब उसका उद्भव हुआ तो किस प्रकार से उसकी संरचना है, उसके जो अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एक निश्चित और क्रमबद्ध ज्ञान चल रहा है, और क्या है, डिटेल है। यानी कि हम डीप में किसी चीज की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे a system of knowledge about the physical, chemical and biological universe and the things that occur in it is called science। यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड और उसमें होने वाली चीजों के बारे में ज्ञान की प्रणाली को विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ ब्रांचेस के, कुछ शाखाओं के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे भौतिक, रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड की बात की गई है। लेकिन अगर हम जनरल टर्म्स में साइंस को देखें, विज्ञान को देखें, तो विज्ञान किसी भी चैप्टर से रिलेटेड होता है। हमने कहा किसी भी चीज़ के सिस्टमैटिक, और यानी कि किसी भी चीज़ का हम जो डीप स्टडी कर रहे हैं और जो सीक्वेंस वाइज स्टडी कर रहे हैं वही विज्ञान है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा it is an objective observation that explains the basic rules of nature. Another approach to define a science is as the information gained थ्रू प्रैक्टिस। यानी कि ये एक वास्तुनिष्ठ अवलोकन है जो प्रकृति के बुनियादी नियमों की व्याख्या करता है। विज्ञान को परिभाषित करने का एक अन्य तरीका अभ्यास के माध्यम से प्राप्त जानकारी है। अब हमने कहा कि यहाँ पे जब भी हम साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। यानी कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमने कहा कोई भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका एक विस्तृत ज्ञान, उसका एक सिस्टमैटिक यानी कि सीक्वेंस या क्रमबद्ध ज्ञान, जिसे कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
यानी कि कोई भी ज्ञान है, कोई भी चीज़ है, उसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? विज्ञान के अंतर्गत आएगा। चलिए, ये तो थी एक जनरल सी परिभाषा, सामान्य सी परिभाषा जो हम विज्ञान के बारे में दे सकते हैं। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने कहा कि हम विज्ञान के बारे में, तो हमारे पास आया था, हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने कहा था हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, साइंस और बायोलॉजी की हमने बात की थी। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, उसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ब्रांचेस ऑफ साइंस। विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, तो क्या क्या शाखाएं होती हैं आपको पता है? आपने कहा केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीन मेन शाखाएं होती हैं विज्ञान की। तो केमिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी इज कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, content and structure of a chemical elements, their ability to change and indeed the energy produced or consumed as they are doing so. फिजिक्स में हमने कहा a branch of science concerned with the matter and energy, particularly their interconnections. And biology में हमने कहा the study of living beings, which is separated into several specialist disciplines like a morphology, metabolism, anatomy, physiology, origin and circulation etc. क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है? रसायन विज्ञान में आपने देखा अध्ययन का विषय रासायनिक तत्वों की विशेषताओं, सामग्री और संरचना, बदलने की उनकी क्षमता और वास्तव में उत्पादित या उपभोग की जाने वाली ऊर्जा से संबंधित है। जब भी यहाँ पे केमिस्ट्री का नाम आएगा, रसायन विज्ञान का नाम आएगा, हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो भी केमिकल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी केमिकल्स में चेंजेस हो रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अगर भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो हमने कहा पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित विज्ञान की एक शाखा, विशेष रूप से उनके अंतर संबंध है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे पदार्थ और उसकी ऊर्जा से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, हम भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, हमने कहा जीवित प्राणियों का अध्ययन, जिसमें आकृति विज्ञान, चयापचय, शरीर की रचना विज्ञान, मनोविज्ञान, उत्पत्ति और परिसंचरण जैसे कई विशेषज्ञ विषयों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो जीव विज्ञान है, नाम ही हमें बता रहा है जीव का विज्ञान, यानी कि किसी भी जीव के बारे में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जो सीक्वेंस वाइज स्टडी करते हैं, किसी भी जीव के विषय में हम डीप और जो सीक्वेंस वाइज स्टडी करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो दो शब्द यहाँ पे हैं, जीव और विज्ञान, यानी कि किसी जीव का अध्ययन किया जा रहा होगा और किस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है, डीप है, सिस्टमैटिक है, सीक्वेंस वाइज जो स्टडी है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के चैप्टर को। आपकी जो बुक है साइंस की बुक, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो जो चैप्टर है वो मिक्स करके आपको दिए गए हैं, सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर नहीं दिए गए हैं कि पहले केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगा, फिर बायो होगा। आपको चैप्टर मिक्स करके दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पहले हम उन चैप्टर्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वो जो चैप्टर हैं, उन चैप्टर में हम मेनली किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे अपने सिलेबस के बारे में। चलिए, ये हमारे पास हमारा सिलेबस आता है और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो यहाँ पे बायो से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा बायो का है, उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में, फसल के बारे में। फसल के बारे में क्या क्या चीज़ जानेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले फसल किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जो फसल है उसे किस प्रकार से हम उत्पादित करते हैं, ग्रो कराते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे यहाँ पे मिट्टी के विषय में, क्योंकि अगर फसल की बात हो रही है तो मिट्टी की बात होना यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। मिट्टी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हो सकती हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकती हैं, यानी कि यहाँ पे जो फसल का उत्पादन है उसे बढ़ाने में कौन कौन सी तकनीकी यहाँ पे यूज हो सकती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जब फसल की बात आती है तो यहाँ पे सिंचाई की बात भी आएगी। हम जानेंगे सिंचाई की कौन कौन सी टेक्निक होती है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे जो फसल है उसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या जाना, हम ये भी जानेंगे
कि मौसम और फसल में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध है दोनों में। क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मौसम में पर्टिकुलर फसल को ही बोते हैं। हम देखते हैं कि हम गर्मियों में कुछ और फसल को बोते हैं, बरसात में कुछ और को बो रहे हैं और सर्दियों में कुछ और को बोते हैं। तो हम जानेंगे कि इस प्रकार से ये संबंध क्यों ऐसा है कि जो कोई फसल है वो सर्दियों में ही बोई जाती है, उसे गर्मियों में हम क्यों नहीं बो सकते हैं। इन शॉर्ट इस चैप्टर में हमने क्या देखना है, फसल के बारे में जानना है, फसल विज्ञान के बारे में जानना है कि फसल उग रही है उसके पीछे क्या विज्ञान है, किस प्रकार से उसे उगाया जा सकता है, किस प्रकार से जो फसल है उसके उत्पादन में हम वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर 2 आएगा, ये भी बायो का चैप्टर है और इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर। जो सेकेंड चैप्टर हमारे पास आता है वो है सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हमने देखना है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, फिर हमने देखना है कि जो सूक्ष्म जीव है कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन कौन सी इनमें कैटेगरी आती है। मेनली जो कैटेगरी इनमें आएगी हम देखेंगे, इनमें आएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एग्जाम्पल है वो याद करने हैं। कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड का मतलब है कि वो हमें कुछ लाभ प्रदान कर रहे होंगे। अब क्या लाभ वो हमें प्रदान कर रहे हैं, कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अगर हमने बात की बैक्टीरिया की, जीवाणु की, जीवाणु में दोनों ही कैटेगरी आएंगी, लाभदायक भी आएगा और हानिकारक भी आएगा। अब दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो हमें याद करने हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत प्रकार के बैक्टीरिया आएंगे, तो हमें उन बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, कौन सा हमें हेल्प कर रहा है और कौन सा हमें हेल्प नहीं कर रहा है। ये बात हो गई है। नेक्स्ट हमने दूसरी कैटेगरी में ये देखना है कि कौन से जो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो जो बीमारियों को कॉज कर रहे हैं। तो दोनों चीजें याद रखनी है, किस बीमारी को वो हमें कॉज कर रहे हैं और किसके द्वारा हो रहा है। यानी कि कोई बीमारी अगर बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम क्या है। तीसरी बात कि वो बीमारी किस प्रकार की है, संक्रमित है या असंक्रमित है। हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। तो अगर ट्रांसफर हो रही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो रही है, तो उसका माध्यम क्या है। जनरली जो हम माध्यम देखते हैं, हम कुछ बेसिक माध्यम हमारे पास आते हैं वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, वायु, जल और भोजन के द्वारा। तीन हमारे पास यहाँ पे आते हैं जो संक्रमित बीमारियां हैं उन्हें फैलाने में मदद करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर सेकेंड है उसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। हम देखेंगे सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, किस प्रकार से हमें यहाँ पे वो बीमारियां फैलाते हैं। साथ ही हमें ये देखना है कि जो सूक्ष्म जीव यहाँ पे बीमारियां फैलाते हैं, तो रोगों का रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। यहाँ तक की बात हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 7 और ये भी हमारे पास बायो का चैप्टर है। बाकी इस बीच जो चैप्टर हमारे पास आते हैं, कुछ यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, कुछ यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ बायो के चैप्टर की बात करें तो जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर हमें बताता है वो बताता है कि प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल है वो किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्लांट्स है वो किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट्स की। जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे हम इनकी बात करेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है वो प्लांट्स है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं वो मैक्सिमम चीजें हमें प्लांट से ही प्राप्त हो रही हैं। न सिर्फ भोजन बल्कि अन्य चीजें भी हमें प्लांट से ही प्राप्त हो रही हैं। लेकिन हम जानेंगे जो एनिमल है, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल है वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि हमने कहा जो प्राथमिक स्रोत है भोजन का वो यहाँ पे प्लांट आ जाते हैं और जो द्वितीय स्रोत है हमारे भोजन का वो एनिमल आ जाते हैं, जो
हम अपना भोजन एनिमल से भी लेते हैं और भोजन के अलावा अन्य चीजें भी हम क्या करते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट और एनिमल्स की इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम जानेंगे कि धीरे धीरे हम जब प्लांट हो या किसी एनिमल हो उसका बहुत अधिक उपभोग करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं वो विलुप्त होने लगते हैं, यानी कि प्लांट की प्रजाति खत्म होने लगती है या किसी एनिमल की प्रजाति अगर खत्म होने लग गई है तो उनका हम कंजर्वेशन किस प्रकार के से करेंगे, उनका संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। अलग अलग नीतियां यहाँ पे आती हैं। हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी भी निकाली जाती है जिससे कि प्लांट और एनिमल यहाँ पे संरक्षित रखे जाते हैं। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट जो बात आती है चैप्टर नंबर 8, ये भी बायो का ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बात थी ये हमारे जर्नल टॉपिक थे, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये हमारा एक जर्नल क्या था, जर्नल टॉपिक था। जर्नल से चीजें हमने इनमें पढ़ी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अभी तक हमने सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम जाने हैं, उनके कार्य जाने हैं। अगर वो हानिकारक है तो उस प्रकार से उसके कार्य देखें, अगर वो लाभदायक है तो उस प्रकार से उसके कार्य देखें। उसके बाद हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, के प्लांट और एनिमल को किस प्रकार से हम संरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे जो मेन हमारा बायो का चैप्टर है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो हमारा सेल है। इम्पोर्टेंट सारे ही चैप्टर आपके पास आते हैं, लेकिन आपको जो सेल चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर आगे आएंगे जो इसी चैप्टर पे बेस्ड होंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो आप टिश्यू को अच्छे से समझ पाएंगे। आप जो भी सिस्टम हमारे अंदर आते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं और हर एक तंत्र के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आप इस चैप्टर को यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोशिका क्या होती है। हमने कहा हमारे शरीर का जो निर्माण है वो कोशिका के द्वारा ही होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है, कोई एक घर अगर बन रहा है तो वहां पे उस घर के अगर निर्माण की हम इकाई देखेंगे, हमने कहा कि संरचनात्मक इकाई क्या है, एक ईंट है। तो एक एक ईंट को जब हमने वहां पे रखा तो पूरे घर का वहां पे निर्माण हो गया है। उसी प्रकार हमने कहा एक एक सेल को यहाँ पे मिल करके पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आप पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट आप जानेंगे कि जो कोशिका है उसकी खोज किसने की है। यहाँ पे आप दो अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। जब हम कोशिका की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो डेड सेल्स होती हैं यानी कि मृत कोशिकाएं हैं उसकी खोज किसी अन्य साइंटिस्ट ने की थी और जो लिविंग सेल्स है उसकी खोज किसी अन्य ने की थी। तो जो डेड सेल्स होंगे वो किसकी डेड सेल्स के बारे में बात की गई है, जो लिविंग सेल्स है वो किसकी सेल्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, जो सेल की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। ऐसा नहीं है कि जो सेल हमने कहा सबसे छोटी इकाई है अगर हम संरचना के तौर पे देखें, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं वो हम जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेल के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। वही जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे सारे ही कैरेक्टर, जितने भी हमारे कैरेक्टर होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे संचित रखता है और वही जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन। अब हमने देखा सेल को हमने जान लिया सेल क्या होती है, सेल का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, संरचना देख लिया। अब देखेंगे सेल के क्या क्या फंक्शन यहाँ पे होते हैं। तो जब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम देखेंगे सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही हैं, कुछ फैट का फॉर्मेशन कर रही हैं, कुछ में यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात आई है एटीपी की। एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है एटीपी, हमने कहा जब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में तो हमने कहा सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात हम जानते हैं क्योंकि अगर हमें कुछ कार्य करना है तो हमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम वहाँ पे भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यदि हमें भोजन नहीं दिया जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, हमें वीकनेस फील होती है और हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं।
फिर हमने उसी टाइम अगर भोजन ग्रहण कर लिया तो हमें ऊर्जा का अनुभव होता है, हम यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। वही सेम चीज होती है हमारी सेल में। आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, सेल की जब हम फंक्शन पढ़ेंगे इसका मतलब सेल कुछ ना कुछ कार्य कर रही होगी। तो सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलती है। जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी से मिलेगी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेल की बात हो रही है। और जब सेल को एनर्जी मिलती है तो तब सेल क्या करता है, फंक्शन करेगा, यानी कि कार्य करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बात ये है कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो हमने कहा एनर्जी कहाँ से आएगी, जब भोजन का पाचन होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज से क्या मिलेगी, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। अब एटीपी के रूप में जब एनर्जी मिली सेल को, तो सेल ने कार्य करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है दैट इज चैप्टर नंबर 9, और इसमें है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये भी बायो का ही चैप्टर है। तो बायो में हमने क्या देखा, बायो में हम पढ़ते हैं सिंपली, हम बायो में दो चीजें पढ़ते हैं, प्लांट और एनिमल। यानी कि हम पादपों के बारे में पढ़ेंगे, हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसमें भी जीवन पाया जा रहा है हम सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे। अब बायो में सारी चीजें आ जाती, किस प्रकार से यहाँ पे वृद्धि हो रही है, उद्भव किस प्रकार से हुआ है, वृद्धि विकास किस प्रकार से हो रहा है, और यहाँ पे जो जीव है उनके नंबर में इंक्रीमेंट किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि हमने अभी तक क्या जाना, हमने यहाँ पे जीवों के बारे में, हमने क्रॉप प्रोडक्शन में क्या देखा, हमने टेक्निक देखी है किस प्रकार से हम यहाँ पे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम किस प्रकार से बायो के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्रॉप के बारे में बात हो रही है, फसल के बारे में बात हो रही है, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ये बायो के अंतर्गत आ जाता है। सेम हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम जब भी बात करेंगे बायो के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट और एनिमल आ जाते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये भी बायो के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे जो सेल है वो हमें ये बता रही है कि जो जीव है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है और कार्य किस प्रकार से हो रहा है। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो हमें ये बताता है कि जो जीव है किस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये भी आप यहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन में हम जानेंगे कि जो जीव हैं किस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सिंपली रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन का क्या मतलब होता है, कोई भी जीव जब अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। दो प्रकार के रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात होगी। पहला हम कहेंगे लैंगिक जनन, और दूसरा हम कहेंगे अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम देखेंगे लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियां होती हैं जो हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होगा। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो एनिमल है, एनिमल में हम डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हो रही है, किस प्रकार से जो नई संतति है उसका निर्माण होता है, उसका जो विकास है वो किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 10, ये भी बायो का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। देखिए अब क्या हो रही है, सीक्वेंस वाइज बात चल रही है। पहले हमने कहा कोशिका से किस प्रकार से एक पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा है, उसके बाद हमने कहा जब बॉडी का निर्माण हो गया तो वो जो जीव है किस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। अब जब संतति का निर्माण हो गया है, संतति यहाँ पे आ गई है, हमने कहा कि जब जो कोई भी संतति है उसमें किशोर अवस्था आती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कोई भी संतति है वो किशोर अवस्था में आती है तो क्या क्या वहाँ पे परिणाम देखे जाते हैं।
किशोरावस्था की एज को क्या माना गया है, हम देखेंगे 11 से लेके 13 वर्ष की जो उम्र है उसे हम किशोरावस्था की उम्र मानते हैं। देखेंगे कि किशोरावस्था में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे बदलाव देखे जा रहे हैं। आप देखेंगे जो गर्ल्स हैं उनमें अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं, जो बॉयज हैं उनमें अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। किन किन चीज़ों की हमें यहाँ पे किन किन चीज़ों को हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से जो परिवर्तन हैं जो यहाँ पे होते हैं, और वो परिवर्तन नेचुरली होते हैं यानी कि सामान्य होंगे या असामान्य होंगे। तो कुछ जो चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जिसे हम इम्पोर्टेंट उन चैप्टर्स को कह रहे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये जो चैप्टर हैं वो सारे ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। कंजर्वेशन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आता है कि जो प्लांट है, प्लांट का कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाता है, अलग अलग मेथड आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये कुछ चैप्टर हमारे पास आते हैं बायो के। चलिए नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है, हम उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऊपर के सारे जो चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड है। हमारे पास बायो का जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 18। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। जो पानी और वायु है उसमें किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही हम ये भी जानेंगे जो प्रदूषण है उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब आप वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और पोल्यूटेड वाटर के ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे, यानी जो प्रदूषित पानी है उसके ट्रीटमेंट को, उसके उपचार के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो पोल्यूशन है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो पोल्यूशन है उसके क्या क्या रीजन है, ऐसा क्या हो रहा है कि जो पानी का जो पोल्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है या एयर पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रभाव के बारे में कि अगर पोल्यूशन हो भी रहा है तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं, किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक है तभी हम उस पर कार्य करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक नहीं है तो हम उस पर कार्य नहीं करते हैं। तो जब हमने प्रभाव को देखा, हमने देखा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पॉल्यूशन को यहाँ पे कम कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मेथड है, कुछ इस प्रकार की विधियाँ होंगी जो हम यहाँ पे अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पूरी कम्युनिटी के लेवल पे हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में। ये हमारे पास कुछ चैप्टर आते हैं जो बायो से रिलेटेड हैं। कितने चैप्टर हमारे पास आए हैं आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आपकी साइंस की बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं बायो के, और हम इन 7 चैप्टर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम यहाँ पे इन्हें पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि आपका रिवीजन साथ साथ में होता चला जाएगा। बाकी के जो चैप्टर हैं वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो क्लास आज हमने जाना है साइंस के बारे में, हमने जाना है कि साइंस में हम बायोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही हमने जो बायो के जो चैप्टर हैं हमने देखा है कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो बायो के हैं और किस प्रकार से हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बायो को। उससे पहले आपको क्या करना है, आपने पूरा अपना सिलेबस देखना है, आपने डिवाइड करने हैं कौन से जो चैप्टर हैं वो बायो के हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं, कौन से फिजिक्स के हैं। और आपको क्या एक सेपरेट कॉपी बनानी है। आप बायो का जो भी आपको काम दिया जाएगा, जो भी आप नोट करेंगे वो अलग कॉपी में करेंगे। इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को ध्यान से देखना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको पढ़ना है, और वहाँ पे आपको होमवर्क भी अच्छे से करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।